साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल आप लोगों को प्रगति पथ चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और यह प्रगति पथ का पहला वीडियो बन रहा है जो मेडिवल हिस्ट्री से चालू कर रहे हैं। और लगातार आप लोगों को पर डे मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव के लिए मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ समाज में है और मैं कुछ देना चाहता हूँ। बस आप मेहनत करके और अपने मंजिल को पाने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और प्रगति पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और जीवन में सच कह रहे हैं, पहला बार वीडियो बना रहे हैं तो कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ हमको सुधार करना चाहिए, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं अपने आप को अप टू डेट करूं। क्या सही है? चलिए, तो हम लोग देखिए, दिल्ली सल्तनत आता है, उससे भी पहले आता है विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में मेडिवल हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है आपको विदेशी आक्रमण पढ़ना है। तो उसमें अरबों का आक्रमण होता है। अरब आक्रमणकारी में आप लोगों को एमबी के आता है। एमबी के मतलब मोहम्मद बिन कासिम 711 में ही आता है, मुल्तान पर करता है, और 712 में सिंध प्रदेश। वैसे आप बहुत जगह क्वेश्चन देखे होइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कब करता है, तो 712, वैसे एक साल पहले ही आता है। तो वो रहता है जिसमें आपको अफगान के राजा जो जयपाल रहते हैं उनकी पराजय हो जाती है। और दूसरा जो आक्रमणकारी आता है आपको, जिसका नाम रहता है गजनवी। गजनवी 100 आपको एक में आता है, माने कह सकते हैं 1001 में, सॉरी 1001 से 1027 तक, जो कि प्रमुख जो है उसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा है। 24-25 में, 1024 से 1025 पीरियड में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटता है। गुजरात के शासक मूलराज प्रथम, जिसको मूलराज प्रथम को भीम बघेल के नाम से भी जाना जाता है या भीम प्रथम के भी नाम से जाना जाता है, उसको पराजित करके क्या करता है गजनवी, सोमनाथ मंदिर से बहुत सारे हीरे जवाहरात लूट करके अपने प्रदेश गजनी ले जाता है। तो दूसरा आक्रमणकारी जो रहता है मोहम्मद गौरी रहता है। 1175 से आपको 1206 तक, 1175 से 1206 तक इसका पीरियड रहता है। और इसने भी गुजरात पर आक्रमण किया है, लेकिन उस समय भीम देव द्वितीय, मूलराज द्वितीय, उन्हीं को कहा जाता है। उनसे इसका युद्ध होता है। किसका? गौरी का। और गौरी को शिकस्त देते हैं। गौरी को पहली बार शिकस्त मिलता है मूलराज द्वितीय से, गुजरात के शासक रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गौरी जो है और भी युद्ध करता है। आप सुने होइएगा पृथ्वीराज चौहान का नाम। तो पृथ्वीराज चौहान से दो बार युद्ध हुआ है। 1191 में भी हुआ है और 1192 में भी हुआ है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहली युद्ध तराइन का जो रहता है उसमें तो पृथ्वीराज चौहान का विजय होता है, जीत जाते हैं। लेकिन द्वितीय युद्ध में इनकी हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की। और इस तरह से फिर चंदावर का भी युद्ध गौरी करता है राजा जयचंद के साथ, जिसमें राजा जयचंद पराजित हो जाते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध में राजा जयचंद पराजित हो जाते हैं। और वह गौरी जो होता है अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम ऐबक के जी में सौंप करके और अपने प्रदेश गजनी वापस चला जाता है। बहुत दिन से आया हुआ था, घूमने के दृष्टिकोण से जाता है। रास्ते में जाते समय क्या होता है कि खोखरो जनजाति उन्हें तंग करते हैं, तो वापस बदला लेने के दृष्टिकोण से वह पुनः आता है भारत 1206 में। और 1206 में जब आता है तो खोखरो जनजाति से भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में ऐबक भी रहते हैं, इल्तुतमिश भी शामिल रहते हैं। और इल्तुतमिश को उसी युद्ध में देख करके बहुत काफ़ी
प्रभावित हो जाते हैं। उसकी वीरता को देख करके, इल्तुतमिश की वीरता को देख करके गौरी प्रभावित हो जाता है और गौरी बोलता है ऐबक से कि उसको तुम दस्ता से मुक्त कर दो, क्योंकि इल्तुतमिश जो रहता है दास रहता है। किसका? ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 1 लाख जीतल में खरीदा है। तो आगे वो भी पता आपको चलेगा। इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो उसको इल्तुतमिश को मुक्ति मिल जाती है दस्ता से। गौरी के कहने पर ऐबक उसको मुक्त कर देता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे जब 1206 में युद्ध चल रहा था, उसी समय खोखरो जनजाति दैमक नामक स्थान पर मृत्यु मार देता है। किसको? आपको, गौरी को मार देता है। मृत्यु हो जाती है गौरी की। और गौरी की मृत्यु होने के बाद उसका जो साम्राज्य था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, उस पर सभी दास अपना अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं। तो पहले से ही सौंप करके गया हुआ था ऐबक को। इसीलिए क्या होता है कि लाहौर के अमीर वर्ग, अमीर मतलब कि व्यापारी वर्ग, जो बड़े बड़े समूह होते हैं उनको अमीर कहा गया है। अमीर वर्ग जो लाहौर के रहते हैं, ऐबक को गद्दी पर बैठा देते हैं, लाहौर की गद्दी पर। यह नहीं बैठना चाहता है क्योंकि यह एक ऑलरेडी दास रहता है। किसका दास रहता है? तो गौरी का दास रहता है, इसलिए नहीं बैठना चाहता है। आइए हम लोग चालू करते हैं दिल्ली सल्तनत। उसमें हम लोग सभी वंशों को, चारों वंश, 5 वंशों को देखेंगे। 4 वंश जो है तुर्क लोग रहते हैं सुल्तान के रूप में, और 5वां जो वंश है यहाँ पर अफगान सुल्तान रहते हैं। पूरी दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1206 से 1526 तक का कार्यकाल है। आपको लगभग 400 पीरियड का यहाँ हिस्ट्री जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जिसमें आप कार्यकाल इसको याद रखें क्योंकि एग्जाम में आता है मैच करने के लिए। कूट जो होता है भरने वाला, उसमें आपको सुमेलित करने के लिए आता है, कार्यकाल देता है। तो इसको डेट को याद रखना है। 1206 से लेके 1290 तक आपका हो गया गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, और 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश, और 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोदी वंश होगा, जिसमें अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर, जो मंगोल रहता है आक्रमणकारी, बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नया साम्राज्य की स्थापना होता है, मुगल साम्राज्य। तो हम लोग डिटेल सब कुछ देखेंगे। और पहली बार हम भी कैमरा में देख करके पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा आप शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि क्या चीज़ हमको अप टू डेट करना चाहिए और क्या क्या सुधार करना चाहिए। आपकी सलाह को हम देखेंगे, मानेंगे। आइए देखते हैं। गुलाम वंश में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक देखना है, इल्तुतमिश को देखना है, रजिया सुल्तान और बलबन। ऐसा नहीं है कि 4 को खाली सुल्तान है, और भी सुल्तान थे, बहुत सारे सुल्तान थे, लेकिन उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से डिटेल हम लोग नहीं आता है। जो मुख्य रहते हैं यही 4 हैं। 1206 से 1210 ऐबक रहता है, 1210 से 36 तक इल्तुतमिश, 36 से 40 तक रजिया सुल्तान, और 65 से 87 तक 1287 तक बलबन रहता है। खिलजी में देखिएगा तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक, अलाउद्दीन खिलजी 96 से 16। अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? खिलजी ने। कहाँ करवाया है? तो कुतुब मीनार के सामने करवाया है। ये चीज़ मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, ये मुबारक शाह खिलजी है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, MBT मोहम्मद बिन तुगलक
इसको MBT भी बोलते हैं और इसको FST बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों का कार्यकाल 1325 से 51 और 1351 से 1388 तक है। ये दोनों काफ़ी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारा शहरों को बसाया है, बहुत सारे नगरों को बसाया है, कुआं खोदवाया है, तालाब खुद, पानी की व्यवस्था के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बगीचे लगवाए हैं। तो इस तरह से हम लोग डिटेल देखेंगे। फिरोज शाह को भी सारे के सारे जितने भी शासक हैं हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार डिटेल यदि हम कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग अपने आप में क्या करेंगे, जब नॉलेज रहेगा तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं। सैयद वंश जो है 1414 से 51 तक, खरीज खां इसकी स्थापना करता है, जो 1414 से 21 तक, मुबारक शाह 1431 से 34 तक, और मोहम्मद शाह 34 से 49 तक, और आलम शाह, लास्ट में आलम शाह रहता है 49 से 51। ये ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं चलता है, शासक जो रहते हैं अधिक दिनों तक नहीं साम्राज्य को चला पाते हैं। आगे देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश 51 से 26, जिसमें बहलोल लोदी स्थापना करता है और इब्राहिम लोदी लास्ट में अंतिम शासक। वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए इब्राहिम लोदी को यादें कर लीजिएगा। और बीच में सिकंदर लोदी जो आगरा शहर को स्थापना किया था, याद होगा, नहीं याद होगा तो जान लीजिए। सिकंदर लोदी आगरा शहर को स्थापना करता है। न आगरा शहर का स्थापना होता, न आगरा में ताजमहल बनता। हाँ, तो ये भी याद रखना जरूरी है। आइए हम लोग गुलाम वंश को शुरू करते हैं आज का सफर, और ले चलते हैं आपको गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में जितने भी, गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले तो ये वाली बात है, जितने भी इसमें सुल्तान रहते हैं, शासक रहते हैं, किसी न किसी के दास रहते हैं। दास मतलब समझ रहे हैं ना, खरीदे हुए व्यक्ति। और ये लोग खरीदता क्यों था, तो सैनिकों, सुरक्षा के लिए सैनिकों की जरूरत थी। सैनिकों के लिए जो युद्ध में जाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती थी, उसी के लिए खरीदा जाता था। ये सैनिक के कार्य करते थे, और काफ़ी अच्छे होने के बाद देखिए रहे शासन भी चला रहे हैं ये लोग, दास। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ज़्यादा दिन तक नहीं, 4 साल तक है ये। यह एक कुतुबी जनजाति का तुर्क था। बचपन में निसापुर के काजी, एक निसापुर के काजी रहते हैं, इसको खरीद करके ले जाते हैं, जिनका नाम फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कुकी है। अजीज कुकी बचपन में अपने घर ले जाते हैं। यह काजी रहते हैं, काजी के घर में नियम कानून से पूजा पाठ जो भी है, कुरान वगैरह सब, नमाज अदा करना होता है। तो वहीं पर बचपन तो अच्छा से इसका अच्छे संस्कार भी मिलता है इसको। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छे संस्कार मिलता है, इसलिए एक ईमानदार और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व इसके अंदर निखरता है। कुरान सुन सुन करके कुरान को कंठस्थ याद कर लिया था ऐबक, और बहुत सुरीली आवाज़ों में कुरान को गाता था। इसीलिए ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर लाखों की दान होने के कारण प्रवृत्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति थी कि लाखों रुपया ये दान कर सकता था, इसलिए इसे लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। हातिम ताई के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हातिम ताई के नाम से, कुरान खां के नाम से और लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। आइए देखते हैं, जो निसापुर के काजी रहते हैं उनसे खरीदता है फिर कौन, तो यही गौरी। जो मोहम्मद गौरी रहता है, यह निसापुर से अपने प्रदेश गजनी लाता है, और जब गजनी से भारत आक्रमण के लिए 1175 में जब आता है तो अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाता है। और उसके बाद आपको पता ही है कि 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ है, राजा जयचंद की पराजय हुई है, और फिर उसके बाद जब गए हैं गौरी गजनी प्रदेश, तो सब जीता हुआ क्षेत्र इसके जी में सौंप के चले गए थे। किसके जी में? ऐबक के जी में सौंप के चले गए थे। तो यह देखता है अपने क्षेत्रों को। आइए देखते हैं आगे।
जब मृत्यु होता है किसका, गौरी की मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के बाद और भी दास रहते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक दास था, बहुत सारे दास रहते हैं। दासों में आपको बख्तियार खिलजी का भी नाम आता है, कुबाचा का भी नाम आता है, एलदौज का भी नाम आता है। वो लोग भी चाहता है कि हम गद्दी पर बैठें, लेकिन जो है ऐबक जो है लाहौर के अमीरी ने ऐबक को ही क्या करता है, गद्दी पर बैठा देता है। और यह गद्दी पर बैठना नहीं चाहता, इसीलिए यह खलीफा और सुल्तान का पद धारण नहीं करता है। लेकिन यह मलिक और सिपा सलार का पद पर रहता है। मलिक जो होता है 10 घोड़ों का जो स्वामी होता है उसे मलिक कहा जाता है उस समय। और जो 1000 घोड़ों का स्वामी होता है, यानी जिसके अंदर में 100 गो मलिक होगा, उसको कहा जाता है सिपाह सलार। तो ये दो ही पद से अपने आप को संतुष्ट रखता है। यहीं पर देख सकते हैं, मलिक और सिपा सलार के पद से संतुष्ट रखता है, न सुल्तान और न खलीफा की उपाधि धारण किया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो ऐबक, क्योंकि इसने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था। अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इल्तुतमिश मारना है, क्योंकि 4 साल तक ही रहता है यह। इसके बाद जो आएगा वो 36 साल तक रहेगा इल्तुतमिश, और ऐबक का दामादे रहता है इल्तुतमिश। इसलिए बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया है, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन में मिलाया भी है। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। और केवल संस्थापक जब आता है, पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो ऐबक ने किया। आइए स्थापत्य कला में हम लोग देखते हैं स्थापत्य कला में क्या क्या हुआ था। यह 1197 में ही, हाँ, जब लाहौर के गद्दी पर नहीं बैठल था तब की बात है। 1197 94 में चंदावर का युद्ध के बाद 97 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर देता है दिल्ली में। किसकी याद में करता है, आप पूछ सकते हैं। तो एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम बख्तियार काकी रहता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हो जाती है, उन्हीं की याद में यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, जो कि 1197 से लेकर के 1232 तक कार्य चलता है। आगे चल करके उस कार्य को पूरा करेगा इल्तुतमिश, क्योंकि 1210 में ही क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। 1210 में मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय लाहौर में चौगान खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा पर बैठ करके, और होती क्या है कि घोड़ा जो है अड़क करके भड़क जाता है, गिर जाते हैं और गर्दन मुड़क जाता है, काफ़ी चोट लग जाता है गर्दन में। उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर, और मृत्यु होने के बाद उनको लाहौर में ही दफना दिया जाता है ऐबक को। तो आइए देखते हैं 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु होती है। और कुतुब मीनार जो बनवाए हैं, दिल्ली में बनवाए हैं बख्तियार काकी की याद में, ये तो हो गया। कुतुब मीनार का जो हाइट है 238 फीट है। और एक चीज़ और आता है कुतुब मीनार से संबंधित। देखिए होता क्या है कि कुतुब मीनार 5 मंजिला था, 5 मंजिला, और जो ऊपरी तल्ला था 5वां मंजिला FST के काल में, यानी फिरोज शाह तुगलक के काल में उस पर ब्रज गिर जाता है और ध्वस्त हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक उसे पुनः निर्माण करवाता है। तो क्वेश्चन यदि आता है, BPSC में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कुतुब मीनार का निर्माण पुनः निर्माण किसने करवाया, या न्यूनतम निर्माण किसने करवाया। तो पुनः निर्माण कराने वाले FST यानी फिरोज शाह तुगलक है। और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, तो ऐबक ने रखा। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो आपको जानिए रहे, इल्तुतमिश करवाए हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा स्थापत्य कला में और भी चीज़ें हैं जो कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाया है।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद आपको बनवाए हैं दिल्ली में ही। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो जैन मंदिर, विष्णु मंदिर और राय पिथौरा का ये ध्वस्त किला था उसी के अवशेष पर बनवा देता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और ऐसा जो है कि भारत में प्रथम ये जो है मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मस्जिद है, ये चीज याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा 1200 ईस्वी में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यह भी एक मस्जिद ही है, यह भी अवशेष पर ही बना है। तो संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर यह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है जी? हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति कराई जाती है। दास्ता क्योंकि गौरी का दास रहता है, गौरी का नाम जो रहता है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसके बड़े भाई का नाम रहता है गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो गौर क्षेत्र का भी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, गजनी में गौर प्रदेश का स्थापना करते हैं गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो जब गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो 1208 में गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इसको दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए भारत आते हैं और इसको मुक्त कर देते, कहते हैं कि जाइए आप राज कीजिए। लेकिन राज करता कहाँ है, 1210 में तो मृत्यु हो जाती है, ऊपर वाला का जो मंजूर था वही होता है, कोई बात नहीं। इसका मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और आराम शाह आराम करने वाला ही रहता है, एक अयोग्य शासक रहता है, इसलिए 9 महीना पश्चात तत्काल उसे गद्दी से उतार दिया जाता है, और ऐबक के दामाद जो रहता है इल्तुतमिश, उसको गद्दी पर पुनः बैठा दिया जाता है। ये सब हो रहा था, कोई बात नहीं। आइए देखिए, मुझे ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं नाइट का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे आंख में झोंपनी आ रहा होगा, कोई बात नहीं। आप के लाइक और शेयर से मेरा हौसला बढ़ेगा और ये रातों की नींद उड़ जाएगी, मैं वादा करता हूँ, ये रातें की नींद जो है उड़ जाएगी। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक है। यह एक इलवरी जनजाति का तुर्क था, ऐबक का दास था, ऐबक इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था, इसलिए क्योंकि ऐबक तो खुद दास था, इसलिए दासों का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले इल्तुतमिश को ग्वालियर का विजय करने के बाद वहाँ का इक्ता मिल जाता है, इक्तेदार बन जाता है। बाद में यह बुलंदशहर और बदायूं जो यूपी में है वहाँ का भी इक्तेदार बनता है। सुल्तान बनने के समय कहा जाता है कि इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। क्वेश्चन आया भी है, सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, इक्तेदार कहाँ का था, तो बदायूं का इक्तेदार था। ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले सुल्तान बनने के बाद लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली लाता है, बहुत बड़ा काम करता है, सेंटर में आ गया। अब आप कहिएगा कि ऐबक दिल्ली अपनी राजधानी क्यों नहीं बनाता है, तो वहां पर वो अपने आप को लाहौर में सेफ महसूस करता था ऐबक, क्योंकि और भी दास थे जो गद्दी पर बैठना चाहते थे। बताए ही है कि जो रहता है कुवाचा, तो कुवाचा से भी बैठना चाहता है, क्योंकि कुवाचा चाहता है कि हम भी गद्दी पर बैठ जाएं, क्योंकि हम भी तो गौरी के ही दास हैं और वो भी गौरी का दास है, तो हम काहे नहीं बैठेंगे, वही बात रहता है। तो कुवाचा को अपना बहनोई बना लेता है ऐबक, यानी अपनी बहन से शादी करा देता है। तो वह रिलेशनशिप में आने के कारण फिर उसके बीच दोनों में कोई विवाद नहीं होता है, ना उसको डर रहता है। लेकिन एलदौज से डर रहता है। बाद में एलदौज जो है गजनी में जाके अपना राज्य जमाना चाहता है, और गजनी में उस समय शासक थे ख्वारिज्म शाह, बहुत मजबूत शासक थे। ख्वारिज्म शाह जो रहते हैं गजनी प्रदेश में, ये एलदौज जाता है
और उन पर आक्रमण कर देता है। किन पर? ख्वारिज़म शाह। और ख्वारिज़म शाह तो सेना से मजबूत थे, बड्डा मार मारता है, बड्डा मार मारता है, पटक पटक के, ऐसा कहा गया है। भागले वहाँ से भागता है एल्दौज, और भागते 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 आता है भारत। तब तक इल्तुतमिश का कार्यकाल चल रहा था। इधर इस मौका का फायदा देख करके इल्तुतमिश भी क्या करता है, अटैक कर देता है, क्योंकि जानता है कि एक दिन हमको एल्दौज छोड़ेगा नहीं, कभी भी यह हमको आक्रमण कर सकता है हम पर। तो वही तराइन का तृतीय युद्ध होता है, तराइन का ही तृतीय युद्ध होता है आपको 1215 में। किसके किसके बीच? तो एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच होता है, और उसमें इल्तुतमिश विजय होता है। आगे देखते हैं। इस तरह से जो है इल्तुतमिश की विजय होता है। इल्तुतमिश अपने क्षेत्र को काफ़ी विस्तार करता है। दिल्ली के अलावा बंगाल हो गया, कनौज हो गया, अजमेर हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ तक अपने क्षेत्र को विस्तार कर लेता है। इसीलिए तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चालीसा दल का भी गठन किया है, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। उसमें 40 तुर्कों का एक टीम रहता है, गठन हुआ रहता है। बाद में चालीसा दल को गठन करने वाला इल्तुतमिश और भंग करने वाला बलबन। बाद में जब आखिरी गुलाम वंश का जो शासक आएगा बलबन, वो चालीसा दल को भंग कर देता है, समाप्त कर देता है। तो वो लोग भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। इत्मीनान बनाए रखिए। 1229 ईस्वी में कभी भी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता देते हैं। बगदाद के खलीफा रहते हैं जिनका नाम रहता है अल मुस्तसीर बिल्लाह। अल मुस्तसीर बिल्लाह भारत आकर के इल्तुतमिश को खिलअत पत्र दे करके खलीफा के पद पर बैठाते हैं। खलीफा घोषित किया जाता है, तो खलीफा के पद पर बैठाया गया है। तो ये बगदाद के खलीफा आकर के भारत, यह पहली बार ऐसा हुआ है। खलीफा का पद धारण करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश है, क्योंकि इससे पहले तो ऐबक करता ही नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की बात है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता, शुद्ध 175 ग्रेन चांदी का रहता है, जिसे टांका के नाम से जाना जाता है, और तांबा का एक सिक्का रहता है, उसको जीतल के नाम से जाना जाता है। आगे होता क्या है कि इल्तुतमिश की तबीयत बहुत खराब थी। इल्तुतमिश की तबीयत खराब थी। उसी समय बमियान में आक्रमण हो गया था, और वह आक्रमण को दबाने के लिए जा रहा था। रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 को, 30 अप्रैल 1236 की इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके एक पुत्री रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी के रूप में रहती है। उसके 2 पुत्र भी हैं, जिनका नाम नासरुद्दीन महमूद रहता है, जेठ पुत्र। तो जेठ पुत्र का मृत्यु पहले ही हो जाती है, 1229 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। सुल्तानगढ़ी में उनका मकबरा बनाया जाता है। दिल्ली में ही है सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। यह एक स्क्रिच शैली का मकबरा था, स्क्रिच शैली का मकबरा। तो प्रश्न आ सकता है कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। किसका मकबरा है?
तो इल्तुतमिश का पुत्र का मकबरा है, दिल्ली में बनवाया है। आइए देखते हैं। इसके अलावा बदायूं में भी यह बनवाता है। बदायूं में हौज शमसी, जिसे शमसी ईदगाह के नाम से जाना जाता है, हौज शमसी बदायूं में बनवाया है। राजस्थान का नागौर, वहाँ भी बनवाया है। तो राजस्थान के नागौर में अत्तर कीन का दरवाजा बनवाता है, अत्तर कीन का दरवाजा। और बाद में जब अकबर का कार्यकाल आता है, अत्तर कीन का दरवाजा देख करके ऐसे देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अकबर कहते हैं इतना बड़ा दरवाजा। तब जा करके उसने उसी समय ठानता है कि मैं एक ऐसा दरवाजा बनाऊंगा न जो अब तक बना है न कोई बना सकता है। और उसी से प्रभावित होकर के बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है अकबर, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है अत्तर कीन के दरवाजा से प्रभावित होकर। अत्तर कीन के दरवाजा राजस्थान के नागौर में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश का कार्यकाल 1236 में मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए अब लड़ाई हो जाती है। एक दूसरा पुत्र भी रहता है इल्तुतमिश का, जिसका नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज। वह गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन रजिया सुल्तान क्या करती है, दिल्ली की जनताओं से शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके न्याय का भीख मांगती है। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। लेकिन दिल्ली की जनता क्या करता है, उस पर तरस खा करके दया दिखाता है और उसको गद्दी पर बैठा देता है रजिया सुल्तान को। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में या भारत में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, और या पूछेगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान ही होगा। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तुर्क सरदारों को यह बहुत नागवार गुजरा। जो चालीसा दल में तुर्क सरदार थे या इक्तदार के पद पर तुर्क ही थे, तो इनको नागवार क्यों गुजरने लगा? क्योंकि वह सभा में जब आती थी रजिया सुल्तान, तो पुरुष की भांति वस्त्र पहन करके, जूता पहन करके, टोपी पहन करके सभा में आती थी। वैसे भी मुस्लिम धर्म में बुर्का प्रथा है, जो कि पर्दे के अंदर रहा जाता है, और यह पर्दा प्रथा को त्याग दी थी। इसीलिए तुर्क सरदार इससे काफ़ी नाराज हो गए थे। और दूसरी नंबर की, यह स्त्री होकर के और हम लोग पर शासन चलाएगी, यह लगने लगा था तुर्क सरदारों को। तो तुर्क सरदारों ने क्या किया कि इसको तुरंत षड्यंत्र के तहत इसको क्या कर देता है, आगे देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, विद्रोह चालू कर देता है। और उसमें एक भटिंडा का रहता है, भटिंडा में जो रहता है अल्तुनिया, अल्तुनिया जो है विद्रोह कर देता है भटिंडा में। और उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान कुछ सेना को लेकर के रातों रात तैयार हो जाती है और अपने मित्र मलिक याकूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा करके चल देती है। और वहाँ जाती है तो अल्तुनिया इस बहुत काफ़ी अनुभवी था, और ये तो अभी नया नया शासिका बनी थी, वैसे में भी शादीशुदा नहीं थी। तो वहाँ पर अल्तुनिया पराजित कर देता है। किसको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान अपने आप को पराजित होते हुए देख करके षड्यंत्र रचती है और एक गेम खेलती है। बोलती है अल्तुनिया से, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप हमसे शादी कर लीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस तरह से मान के चलिए कि कोई लड़की बोलेगी तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अल्तुनिया ने भी क्या किया कि सोचा कि हम तो राजा बनिए जाएंगे, वैसे भी रानी का रजे कहलाएंगे हम। तैयार हो जाता है, शादी कर लेता है। तब तक यह खबर जो है
मलिक याकूत को पता चलता है और उसके दिल पर लग जाता है, क्योंकि मलिक याकूत मन ही मन उससे बहुत काफ़ी मोहब्बत करता था। वह चाहता था कि हमसे ही शादी होगा, यह ख्याल मनों में पाल रखा था। यह बात जैसे ही मलिक याकूत को पता चलता है, उसका दिल से दो अल्फाज निकलते हैं, दोसरा बाग में जाके भूला गइलू का हो, आ शादी क के रजिया भूला जइबू का हो, दूसरा बाग में जाके भूला जइबू का हो, आ शादी होते रजिया भूला जइबू का हो, खून के आंसू तू बहा जइबू का हो, आ शादी होते रजिया भूला जइबू का हो। शादी जब दोनों कर लेता है, अल्तुनिया और रजिया, शादी करने के बाद दिल्ली की तरफ लौट पड़ता है और इधर ऐतगीन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो बहराम शाह को क्या करता है, चढ़ा बढ़ा देता है कि मैं तुम्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाऊंगा, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहराम शाह भी तैयार हो जाता है और ऐतगीन जो होता है मलिक याकूत को हत्या करा देता है और अल्तुनिया रजिया दोनों जब आ रहे थे दिल्ली, रास्ते में ही कैथल नामक स्थान पर दोनों का हत्या करा देता है। रास्ते में कैथल नामक स्थान पर दोनों का हत्या करा देता है। ये चीज देखिएगा। आइए आगे देखते हैं। दोनों का हत्या हो जाता है, बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है, ऐतगीन को भी गृह मंत्री का पद मिलता है, जिसे नायाब ए ममलिकात के नाम से जाना जाता है। नायाब ए ममलिकात के नाम से जाना जाता है। तो यह गृह मंत्री का पद था और गृह मंत्री जैसे चाहेगा वैसे चलना है। तो बहराम शाह को अच्छा नहीं लग रहा था। बहराम शाह क्या करता है, मरवा देता है ऐतगीन का। बाद में दिल्ली की जनता बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, जिसकी इच्छा से तुम गद्दी पर बैठे हो उसी को तुम मरवा दिए। फिर बाद में बहराम शाह को भी मार दिया जाता है। यह 40 से 42 तक ही रहता है और उसके बाद फिर आता है आपका मसूद शाह, 4 साल। उसके बाद नासरुद्दीन मसूद शाह 1265 में मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो है बलबन का फिर कार्यकाल आएगा। आइए बलबन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। बलबन भी एक गुलाम रहता है। किसका गुलाम रहता है? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश इसको खरीदा हुआ रहता है, दास रहता है इल्तुतमिश का। आइए देखते हैं बलबन के बारे में। एक क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। रजिया सुल्तान को असफल शासिका के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? असफल शासिका होने का मुख्य कारण महिला होना था। यदि महिला नहीं हुई होती तो इतना विद्रोह नहीं होता, ये जान लीजिए। तो आंसर महिला होना। आइए देखते हैं। बलबन जब सुल्तान बनता है, गद्दी पर बैठता है, तो उस समय काफी वृद्ध अवस्था में आ जाता है, बूढ़े अवस्था में आ जाता है। और बलबन कई शासकों के काल में रहता है। जैसे इल्तुतमिश के शासन काल में खसदार के पद पर, रजिया सुल्तान के शासन काल में अमीर शिकार के पद पर, बहराम शाह के कार्यकाल में अमीर आखुर के पद पर। आखुर मतलब होता है अस्तबल के प्रधान। नासरुद्दीन महमूद शाह के समय अमीर हाजिब के पद पर। इस तरह से मसूद शाह के समय पर ही एक और पद पर बैठता है जो गृह मंत्री का पद था, नायाब ए ममलिकात। बात ऐसा होता है
कि बलबन जो होता है गद्दी पर बैठना नहीं चाहता है, वह मसूद शाह को ही गद्दी पर बैठा के चलाना चाहता है, लेकिन अचानक मृत्यु हो जाती है मसूद शाह का 65 में। तो इसको मजबूरी आना पड़ता है, मजबूरी मत नहीं कह सकते हैं, कोई वैसा शासक ही नहीं था योग्य बैठने लायक, इसीलिए बलबन स्वयं को गद्दी पर बैठता है। इस तरह की कुछ बात होती है। आइए देखते हैं। नसरुद्दीन से अपना बेटी का शादी करा देता है बलबन और ससुर बन जाता है। इस कारनामे से खुश होकर के नसरुद्दीन ने भी इसे उल्लुग खां की उपाधि दे दिया। उल्लू नहीं, उल्लुग खां की उपाधि से नवाजा है। और आगे बहुत सारे लोग उल्लुग खां की उपाधि धारण करेंगे, देखेंगे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आएगा। नसरुद्दीन ने इसे अमीर हाजिब के पद से बढ़ा करके नायाब ए ममलिकात के पद पर बैठा देता है, जो एक गृह मंत्री का पद था। तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन बलबन था। अब वैसे इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन बलबन। अब बचपन के नाम बहाउद्दीन बलबन। इसे रक्त पिपासु के भी नाम से जाना जाता है। जब लौह ए रक्त की नीति का अवलंबन करेगा उस समय इसे रक्त पिपासु के भी नाम से जाना जाएगा। यह एक इल्बरी जनजाति का था। आगे हम लोग देखे हैं इल्तुतमिश भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था और बलबन भी इल्बरी जनजाति का तुर्क है। बचपन में मंगोल इसको पकड़ लेते हैं और गजनी के निवासी बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन खरीद लेता है। और ख्वाजा जमालुद्दीन से फिर कौन खरीदता है? तो ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश खरीद लेता है। इसीलिए इसे इल्तुतमिश का दास कहा जाता है। और गुलाम वंश में जो भी आएंगे शासक सब दासे रहते हैं, आपको भी मालूम है। बलबन एक नया वंश की स्थापना करता है जिसका नाम बलबनी वंश रहता है, बलबनी वंश। यह अपने आप को ईरान का प्रसिद्ध राजवंश अफरासियाब का वंशज बताता है। अफरासियाब का वंशज हूं मैं। बलबन स्वयं को नेमत खुदाई यानी खुदा का देन या ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। जिल्ले इलाह भी घोषित करता है, यानी जिला का स्वामी। ये चीज ध्यान रखिएगा। सुल्तान का पद जो होता है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ऐसी बात बलबन ने कहा है। क्योंकि इसको तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही फोकटे में मिल जाता है। कहाँ देखें, कोई नहीं था सुल्तान बनने के लिए, अपने आगे बैठ जाता है। वैसे भी बहुत सारे सुल्तानों का काल देखा रहता है, बैठ जाता है, गद्दी पर बैठता है। आइए देखते हैं। इसीलिए इसको ईश्वर के द्वारा दिया हुआ पद इसको लगता है। सम्राट का पद दैवीय घोषित किया, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है, इस तरह की बात इन्होंने कहा। राजत्व का सिद्धांत का भी व्याख्या किया है और कहा कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, राजत्व का सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? बलबन ने किया। और उसमें कहा कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक नहीं है। इसी के दरबार में अमीर खुसरो भी रहते थे, जो 7 सुल्तान के काल को देखे हुए हैं और इनको तूतीय ए हिंद के उपाधि से नवाजा गया है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं। इस तरह से 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाले अमीर खुसरो हैं। अपने दरबार में प्रति वर्ष बलबन जो होता था फारसी त्योहार नौरोज कराता था, जो नए वर्ष के उपलक्ष्य पर बहुत धूमधाम से मनाता था नौरोज त्योहार को। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और 2 प्रथाएं चलाई, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब होता है कि सुल्तान के सामने सिर झुका करके आना या बैठना, और पैबोस मतलब सुल्तान का पांव चूमना। तो ये 2 प्रथाएं सिजदा और पैबोस चलाया है बलबन ने।
और चालीसा दल जो इल्तुतमिश ने, चालीसा दल जो 40 तुर्कों का सरदार हुआ करते थे, उसको भंग कर दिया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। उसको समाप्त करके प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गुप्तचर का पद का विभाग बनाता है। गुप्तचर का पद जो होता है उसे बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक कहा जाता है। गुप्तचर का पद के बरीद ए मुमालिक। प्रशासनिक क्षेत्र में लौह एवं रक्त की नीति अपनाया बलबन। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया दिल्ली सल्तनत में? तो बलबन ने अपनाया है। बलबन के दो पुत्र बुगरा खां और मुहम्मद खां रहते हैं, उर्फ कह सकते हैं कैकुवाद और क्यूमर्स। मुहम्मद खां को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करता है और मुहम्मद खां को उत्तरी पश्चिमी सीमा सिंध प्रदेश के तरफ भेज देता है। वहां पर दुर्ग का निर्माण करा करके वहीं पर रहता है मुहम्मद खां। तो होता क्या है कि कहिए कि दुर्ग वहां पर क्यों बनाता है? तो जो मंगोल आक्रमणकारी थे हमेशा खतरा बना रहता था, तो उसकी रक्षा के लिए वहां पर इसको मुहम्मद खां को रखते हैं। लेकिन मंगोलों के युद्ध में मारा जाता है मुहम्मद खां 86 ईस्वी में, 1286 में मृत्यु हो जाती है। और इस अपने पुत्र की मृत्यु के विक्षोभ में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है नेक्स्ट ईयर 87 में। 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो एक पुत्र रहता है कैकुवाद, उसको जमालुद्दीन खिलजी हत्या करके और गुलाम वंश के स्थान पर एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। कैकुवाद का मृत्यु जो होता है 1290 में होता है और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। इस तरह से अब खिलजी वंश में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी देखेंगे 90 से 96 और 96 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी और 1316 से फिर देखेंगे 20 तक 1320 तक यहाँ आपको है मुबारक शाह खिलजी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पाठ हम लेकर के आ रहे हैं। आप बताइएगा, मैं ज़रा स्लो ज़रूर चल रहा हूँ क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ जग करके, मेरी आंखों में नींद आप देख रहे होंगे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और पूरी तरह से और भी मैं अच्छा करना चाहूँगा। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे क्या चीज़ इसमें सुधार करना चाहिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप हैं आपके पास शेयर कीजिए। बस इतना ही मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, क्योंकि ज्ञान जो है अधिक से अधिक लोगों के पास जाना चाहिए। मैं कोई भी शुल्क नहीं ले रहा हूँ, पूरी तरह से मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।